दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ श्री गुरुराज जी, जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल ज्योतिष को समर्पित कर दिए। इन्होंने ज्योतिष के थ्रू बहुत सारे लोगों का भला किया है, बहुत सारे लोगों का जीवन संवारा है। सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार गुरुराज जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गुरुराज जी, पहले ये बताइए कि कुंडली दिखाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए दीपिका जी, आप भी ज्योतिष के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती हैं और कुंडली दिखाना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, कुंडली दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती और हम कोई ऐसी गलती करते चले आ रहे होते हैं जिससे हमारी लाइफ आगे चल के बर्बाद हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर माँ बाप की कुंडली में या पिता की कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए हों, पिता की कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए हों और अगर उनको कोई संतान पैदा होती है, संतान पैदा हुई और लड़के की माता ने यानी कि जो संतान पैदा हुई है उसकी दादी अगर 40 दिन से पहले उस बच्चे को देख ले तो उस बच्चे की लाइफ भी खराब हो जाएगी और उसकी दादी की सेहत भी खराब हो जाएगी। यानी दादी या पोता दोनों में से किसी एक की सेहत खराब हो सकती है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। कई बार हम घर में बहुत सारी ऐसी चीजें रख लेते हैं जिसका हमें ज्ञान ही नहीं होता है कि ये चीजें हमें घर में रखनी है या नहीं रखनी है। अगर आपकी कुंडली में बुध 4थे खाने में बैठे हुए हों, बुध 5वें खाने में बैठे हों, बुध 9वें खाने में बैठे हुए हैं, बुध 11वें खाने में बैठे हुए हों, तो हमें घर में मनी प्लांट, तुलसी, हरी कांच की बोतल, तोता ये नहीं रखना होता है। लेकिन आपने कभी अगर कुंडली दिखाई होगी तो ही आपको पता होगा कि ये चीजें हमें घर में रखनी है या नहीं रखनी है। इसी प्रकार अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को कभी नॉनवेज, मीट, अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान मीट या अंडे का सेवन करता है तो ऐसा समझ ले जैसे वो आने वाली संतान का मांस उबाल कर खा रहा है, यानी उसको फ्यूचर में कभी संतान नहीं होगी। अगर संतान होगी तो हो सकता है वो संतान अपंग हो या पैदा होने के बाद ही मर जाए, या ये भी हो सकता है कि संतान पैदा भी हो जाए, बच भी जाए, लेकिन पिता के लिए बिल्कुल नकारा होगी, उसका कोई भी लाभ पिता को नहीं होगा। कुछ लोगों का मानना है कि कुंडली दिखाना एक वहम है। देखिए, कुंडली दिखाना वहम नहीं है। कुंडली, आपको मैं एक चीज समझा दूं, ज्योतिष जो है एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ज्योतिष सदियों से चलता आ रहा है, हजारों साल से ज्योतिष चलता आ रहा है। और अगर ज्योतिष वहम होता या ज्योतिष बकवास होता तो आज ये खत्म हो चुका होता। आज की डेट में आप देखिए कितने सारे ज्योतिषी आ चुके हैं, ज्योतिष को कितना महत्व मिल रहा है आज की डेट में। और इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप नोट कीजिए, पूर्णिमा की जो रात होती है उसका प्रभाव यानी कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा की रात्रि को जल पे अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। आप देखिए समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आपको शायद नई नॉलेज है, मैं बता देता हूं और मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूं। पूर्णिमा की रात्रि में ज्वार भाटा आता है। ज्वार यानी जल जो है समुद्र का वो ऊपर बढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, और जब भाटा आता है तो वो नीचे बैठ जाता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है जल। तो ये जो ज्वार भाटा आता है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तरफ से आता है, गुरुत्वाकर्षण की तरह की वजह से आता है। और ये गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% जल है। हमारे शरीर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा जो मन है वो चंद्रमा है। तो जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता, चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है, उसी प्रकार से मन की स्थिति भी बदलती रहती है। क्षीण चंद्रमा के टाइम पे हमारी मन स्थिति कुछ और होती है और पूर्ण चंद्रमा के टाइम पे कुछ और होती है। और आप कभी नोट करेंगे जितने भी सुसाइड केस होते हैं वो क्षीण चंद्रमा के टाइम पे होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्योतिष का
हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे सूरज की गर्मी हम महसूस करते हैं, चंद्रमा की चांदनी हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार से बाकी के ग्रहों का भी हमारे भविष्य पे, हमारे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कहा जी। अब आपने देखा होगा ज्योतिष में पूजा, लोग पूजा बहुत करवाते हैं, तो कहते हैं ये पूजा करवाओ तरक्की मिलेगी। क्या ये बातें सच हैं? पूजा करने से कोई तरक्की मिले? देखिए, पूजा पाठ हर किसी के लिए फल दे ये जरूरी नहीं है। हमें पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये भी लाल किताब में बताया गया है। कुछ लोग जितना पूजा पाठ करते हैं उतने बर्बाद होते जाते हैं, जितने धार्मिक रहते हैं, जितने परोपकारी होते हैं, उतना ही बर्बाद होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब मैं किसी का भला करता हूं मेरा उल्टा नुकसान हो जाता है, या मैं जब जितना पूजा पाठ करता हूं और ज्यादा मेरे नुकसान होते जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि कई बार कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जिसमें हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हुए हों, बृहस्पति नीच हो गए हों, शनि 7वें खाने में बैठे हों, तो जिन जातकों की कुंडली में शनि 7वें खाने में बैठे हैं, ऐसे जातकों को चुस्त चालाक होना चाहिए, बहुत ज्यादा धार्मिक या परोपकारी नहीं बनना चाहिए। बृहस्पति 10वें बैठे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, धार्मिक होना उनके लिए बुरे फल का रहेगा। ऐसे जातक जितना चुस्त चालाक होंगे, जितना दिमाग से काम लेंगे, चालाकी से काम लेंगे, उतना सफल होंगे। लेकिन जितना पूजा पाठ करते जाएंगे उतना परेशान होते जाएंगे और अपने जीवन में परेशानियां उनके ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे बोलते हैं कि मंदिर में चुन्नी चढ़ाओ, नारियल चढ़ा दो, क्या ये भी पूजा का ही एक रूप है? देखिए, हाँ, ये पूजा का रूप अब बन गया है, लेकिन ये लाल किताब में उपाय हैं। अभी जैसे नारियल चढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये बुध का उपाय है। दुर्गा जी को हम मंदिर में जब नारियल चढ़ाते हैं तो बुध का उपाय कर रहे हैं हम। तो जो आज की डेट में हम पूजा समझ रहे हैं या पूजा समझ के उसको जो करने जा रहे हैं, वो एक तरह के लाल किताब के उपाय ही हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जैसे कि सब लोगों का एक होता है, ड्रीम होता है कि घर बनाना है, घर बनाना है, हर किसी का ड्रीम होता है जी। तो घर बनाते समय हमें कौन सी सावधानियां करनी चाहिए? देखिए, बहुत आपने सही सवाल किया है और मैं भी चाहता था कि ये नॉलेज हमारे दर्शकों तक जाए। मकान बनाना, घर बनाना सबका सपना होता है, लेकिन अगर आपने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है और आपने गलत समय में मकान बना लिया, गलत समय में मकान बना लिया, तो वो आपके जीवन में तबाही का कारण बन सकता है। आपको मकान बनाते समय सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि आपकी शनि की स्थिति क्या है। आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे हुए हैं? आपकी कुंडली में शनि अगर लगन भाव में बैठे हुए या चौथे खाने में बैठे हों या 5वें खाने में बैठे हों या 6ठे खाने में बैठे हों या 8वें खाने में बैठे हों, खाना नंबर 10 में बैठे हों, खाना नंबर 11 में बैठे हों, तो आपको 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। अभी उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर मान लिया जाए किसी जातक की कुंडली में 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और ऐसा इंसान 48 साल से पहले मकान बना लेता है, तो ये मकान बनाना उस जातक के लिए बहुत बुरे फल का होगा। ये मकान उस जातक के बच्चे की बलि ले लेगा। यानी हो सकता है मकान बनने के बाद उस जातक की संतान बहुत दुखी रहे, बीमार रहे या ना ही रहे। हाँ, तभी कहा जाता है कि किसी ने घर बनाया और उसमें रह नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल, ये भी बात है। अगर शनि 10वें भाव में बैठे हुए हों, आपको एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, शनि 10वें भाव में बैठे हुए हों, जब तक वो इंसान मकान नहीं बनाएगा, शनिदेव उसको मकान बनाने के लिए पैसा देते रहेंगे और जिस दिन वो मकान बना लेगा, शनिदेव अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। यानी काम धंधा उस दिन से उस इंसान का चौपट हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। शनि 11वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसा इंसान अगर 48 साल से पहले मकान बना ले तो वही मकान उसके लिए बीमारी का घर बन जाएगा। वो इंसान उसी मकान में सड़ गल के मरेगा। राजी, जैसे देखा जाता है कि आजकल तंत्र क्रिया चली है, तंत्र विद्या, ये सारी चीजें जो हैं सचमुच हैं? क्या टीवी के थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र विद्या है या क्रिया करी हुई है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तंत्र क्रिया भी 6 कर्मों में आता है। तंत्र में 7 तरह के कर्म बताए गए हैं। इसमें मारण कर्म है, उच्चाटन कर्म है, विद्वेषण है,
वशीकरण है, कई तरह के कर्म बताए गए हैं, 6 तरह के कर्म बताए गए हैं, उच्चाटन कर्म है इसमें। तो तंत्र भी होता है और प्रैक्टिकली मैंने भी बहुत सारे लोगों पे इसका प्रभाव देखा है। अगर आपकी कुंडली में वर्षफल में या गोचर में लगन भाव में राहु चल रहे हैं, या अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं, या द्वादश भाव में राहु चल रहे हैं, या लग्नेश के साथ में राहु चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया है या हो सकती है। इसको चेक किया जा सकता है। एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। हम किसी भी इंसान को बोलते हैं कि आप 4 या 5 अगरबत्तियां जला के उसकी राख बना लीजिए। अगरबत्तियां इसलिए बोलते हैं कि राख हर किसी के घर में होती नहीं है, चूल्हे जलाते नहीं है तो राख मिलती नहीं है। अगर आपको कोई भी राख मिल जाए तो आप राख ले सकते हैं, लेकिन अगर राख नहीं है तो आप 4 से लेके 5 अगरबत्तियां लें, उसको जलाएं और उसकी राख को इकट्ठा कर लें, और उसके बाद हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मिल सकते हैं। उस राख को आपने टेस्ट करके देखना होता है। आप घर के 3-4 लोगों को, 5 लोगों को बिठा लीजिए और सबको उसको टेस्ट कराइए, और उसके बाद हमें कॉल कीजिए। हम यहां से कुछ मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र पढ़ने के बाद दोबारा आपने उसी भभूति को टेस्ट करना है जिसको पहले से टेस्ट किया है आपने। आप देखेंगे अगर उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाए, करेले की तरह कड़वा हो जाए, या नमक की तरह नमकीन हो जाए, या नींबू की तरह खट्टा हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो चुकी है। तंत्र क्रिया का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कई बार देखने में आया है कि पति पत्नी के बहुत सारे झगड़े घर में लगे रहते हैं। हर टाइम बात बात पे झगड़ा होता रहता है, और हमें यह नहीं पता चलता कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है। कई बार हमें सपने, बड़े अशुभ सपने आते हैं। सपनों में हमें कई तरह की चीजें दिखाई देती हैं, मरे गिरे लोग दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने स्त्रियों में देखा है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। एक मेरे साथ जानना चाहती थी कि हाँ, आपके सामने तो ऐसे कई एग्जांपल आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे पास में एक कस्टमर आए, मेरे एक क्लाइंट आए, तो उनकी बेटी को बड़ी प्रॉब्लम थी। बेटी दिन पे दिन सूखती जा रही थी, मतलब बीमार होती जा रही थी और कमजोर होती जा रही थी, बहुत कमजोर हो गई थी, और चेहरे का रंग तक उसका बदल गया था। चेहरा उसका ऐसा हो चुका था जैसे वो धूप में कहीं काम करती हो, कहीं दोपहरी में कड़ी धूप में काम करती हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको सपने जो हैं बहुत खराब सपने आ रहे थे। तो उसकी कुंडली में जो चीजें मैंने देखी, मैंने ग्रह देखे और उनसे कुछ सवाल किए कि क्या आपका सर पूरा दिन भारी रहता है, या किसी खास टाइम पे रोज वो सर भारी हो जाता है आपका, आपके कंधे भारी रहते हैं? कहने लगे जी मेरे कंधे भी भारी रहते हैं, मेरा सर भी भारी रहता है। मैंने कहा क्या सपने में आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई दुष्कर्म कर रहा है, आपके साथ में कुछ रेप जैसा कर रहा है, क्या आपको ऐसा ही दिखाई देता है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। मैंने फिर उनसे एक सवाल किया कि क्या आपको उसकी शक्ल नहीं नजर आती है, गर्दन नहीं दिखती है, पूरा शरीर नजर आता है लेकिन गर्दन नजर नहीं आती? कहेंगे हाँ ऐसा भी है। मैंने कहा कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ में ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, या मेरा भाई ऐसा है कर रहा है, या किसी जानने वाले इंसान को आप देख रहे हैं, कोई आपका चाचा है वो आपके साथ में ऐसा कर रहा है जिसके बारे में आप दिन में कभी सोच भी नहीं सकते? उन्होंने कहा हाँ ऐसा भी है। तो ये चीजें इशारा करती हैं कि उस इंसान के ऊपर, उस लड़की के ऊपर जिन का या बैताल का कोई साया है, शैतान का कोई साया है, और वो उस लड़की के साथ में शोषण करता है, उसको कमजोर करता है, उसके विवाह में भी अड़चन डालता है, विवाह नहीं होने देता। और अगर विवाह हो जाए तो उसके साथ में अगर आपने उसका इलाज नहीं किया और लड़की का विवाह कर दिया, तो पहली बात तो वो वैवाहिक संबंध लंबे नहीं चल पाएंगे, वैवाहिक संबंध कुछ ही दिनों में टूट जाएंगे, उन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत होगा। और अगर वैवाहिक संबंध किसी तरह से बचे भी रहे तो उनको संतान नहीं होगी, और दिन पे दिन वो लड़की कमजोर होती जाएगी, या वो जो लड़का है जिसके साथ में शादी हुई है उसी को उस जिन्नात ने नकारा कर देना है, उसको संतान के उत्पत्ति के लायक ही नहीं छोड़ना है, या उसके काम कारोबार को पूरी तरह से नष्ट कर देगा ताकि वो उसको छोड़ के चली जाए। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, जिनमें कई बार मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें बीमारी ठीक होने का नाम ही लेती। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारा चेकअप कराते हैं, सारे टेस्ट करा लेते हैं, स्कैन करा लेते हैं, आपको बीमारी का पता ही नहीं चलता है, कोई टेस्ट में आता ही नहीं है, और प्रॉब्लम रहती है। पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, कोई लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, या सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, स्कैन करा लिया, MRI करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन सर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है।
तो ये चीजें इशारा करती हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी उस जातक के ऊपर हो सकता है। वो भी हम ठीक करते हैं और तकरीबन 20 से 30 मिनट में ही उसका रिजल्ट मिलने लग जाता है, पता लग जाता है। शरीर एकदम हल्का हो जाता है जब हम किसी का हल करते हैं या उपाय करते हैं, तो शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये भी चीजें होती हैं, तंत्र क्रिया भी होती है, मैं मानता हूं और मैंने प्रैक्टिकल किया है इसका। सही बात है। अच्छा राज जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी। कि अभी ज्योतिष में हम खाने पीने का भी बहुत करते हैं कि ये खाना चाहिए, इवन कि मेडिसिन से रिलेटेड हम किसी को कहते हैं लिक्विड मेडिसिन मत दो इस बच्चे को, है ना, तो ये रिलेट करती है हमारी ज्योतिष? बिल्कुल करती है। अगर कुंडली में, मैंने पहले आपको बताया कि अगर 11वें खाने में बैठे हुए हों तो नॉनवेज खाना उस जातक के लिए बहुत बुरे फल का रहेगा। यानी अगर वो इंसान नॉनवेज खाएगा तो उसकी संतान पैदा नहीं होगी, या संतान पैदा होकर मर जाएगी, या संतान उसके लिए नकारा होगी बिल्कुल। यानी जुबान का चस्का उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही अगर चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हुए हैं और वो इंसान लिक्विड में दवाइयों का सेवन करे तो वो लिक्विड दवाइयां उसके लिए जहर के समान होंगी। रात्रि में दूध का सेवन करें वो भी नुकसानदायक होगा। चंद्रमा 6ठे खाने में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक दूध का सेवन करे तो वो नुकसानदायक रहेगा, उसके लिए फायदे का नहीं रहेगा। चंद्र शनि इकट्ठा बैठे तब भी दूध पीना उसके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। रात्रि में दूध का सेवन जो है उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। दिन में दूध पी सकते हैं लेकिन रात्रि में दूध का सेवन नुकसानदायक होगा। हाँ, हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग हमें खाने पीने का भी खास ध्यान हाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपके कुंडली में बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, या मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, या चंद्र द्वितीय भाव में बैठे हैं, सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कुंडलियां 3 प्रकार की होती हैं जैसा मैं समझता हूं। देखिए, एक कुंडली होती है जिसको हम देव कुंडली कह सकते हैं, जिसके लगन के स्वामी देवग्रह बनते हैं। आपके लगन के स्वामी अगर सूर्य बन जाएं, बृहस्पति बन जाएं, चंद्र बन जाएं, मंगल बन जाएं, तो ये देव कुंडली होगी। और देव कुंडली वाले को दैत्यों वाले कार्य नहीं करने चाहिए, यानी मीट, अंडा, शराब का सेवन ना करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही मानव कुंडली होती है जिसमें कन्या लगन आता है या मिथुन लगन आता है, तो ये लोग मानव कुंडली में आते हैं। इनके ग्रह चाल के अकॉर्डिंग ये नॉनवेज खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं, वो इनके ग्रहों को दिखना होता है। एक होती है दैत्य कुंडली जिसमें वृष लगन आता है, कुंभ लगन आता है, तुला लगन आता है, मकर लगन आता है। तो ये लोग नॉनवेज का सेवन कर भी सकते हैं, इनकी भी ग्रह चाल देखी जाती है, लेकिन इन लोगों को इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना के देव लगन के लोगों को पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है खासकर वो मदर्स के लिए है, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड बहुत परेशान रहती है। नजर दोष, आपने सुना हुआ नजर दोष जो है वो हो जाता है, तो ये है सचमुच होता है? लगती है बिल्कुल नजर? होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, नजर दोष भी हो जाता है और नजर का प्रभाव तो ऐसा होता है कि पत्थर को फाड़ दे। नजर, कई बच्चों को नजर लग जाती है और नजर भी इतनी खतरनाक लगती है कि बच्चा सारी रात रोता रहता है, हर टाइम रोता रहेगा, दूध नहीं पिएगा, या अगर बड़ा बच्चा है तो वो खाना नहीं खाएगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। इस तरह की चीजें नजर दोष में भी होती है। तो नजर दोष के भी बहुत सारे उपाय हम कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नजर दोष लग गई है, नजर लग गई है, तो एक बहुत साधारण सा उपाय आप कर सकते हैं। आप सेंधा नमक लें और उसके ऊपर से 7 बार वार के आप सिंक में अगर उसको छोड़ दें, उसको पानी छोड़ दें उसमें, तो नजर दोष हट जाएगी। या आप मिर्च ले सकते हैं, लाल मिर्च, जो खड़ी मिर्च होती है डंडी वाली, वो आप बच्चे के ऊपर से 7 बार वारें और वारने के बाद अगर उसको गैस पे जला दें तो भी नजर दोष खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि जो आपने अभी बोला डंडी वाली 7 मिर्चें, वो अगर 7 मिर्चें, सुना गया कि 7 मिर्चें लेकर 7 बार वारे तो उसका असर ज्यादा होता है। हाँ, 7 मिर्चें लें तो ज्यादा अच्छा होता है। 7 मिर्च ही लेंगे आप। अच्छा, जैसे कि आजकल सब जगह चल रहा है साढ़े सती चल रही है, तो अभी प्रभाव है उसका चल रहा है, चरण चल रहा है अलग अलग जगह। जी। तो आपका क्या मानना साढ़े सती के बारे में? देखिए, मेरा मानना यह है कि साढ़े सती हर किसी के लिए बुरे फल की नहीं होती है, और साढ़े सती अगर किसी की लाइफ में आती भी है तो अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा समझता हूं। क्योंकि शनि देव ये एक तरह से इंसाफ के देवता है, और ये इंसाफ करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, आपको पाक साफ करने के लिए आते हैं। शनि आपके जो बुरे कर्म आपने किए हैं, जो भी आपने गलतियां की हैं, उसकी सजा आपको दे के आपको पाक करते हैं, ताकि आप
भगवान के दरबार में जब खड़े हों, उनके दरबार में जब जाएं, तो आप पूरी तरह से पाक हों और भगवान आपको आगे की सजा ना सुनाएं। और शनि का प्रभाव भी सबके लिए एक जैसा नहीं रहता है। जिन मित्र राशि में ये शुभ फल देते हैं, जो कुंभ लगन के जातक हैं या मकर लगन के जातक हैं या तुला लगन के जातक हैं, उनके लिए इतना बुरा फल का नहीं रहता। अगर शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं या मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो इतने बुरे फल के नहीं रहेंगे। और विशेषकर मैंने देखा है कि जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं, खासकर शनि उनको परेशान करते हैं और उनको ज्यादा तंग करते हैं। एक चीज और देखी जाती है कि 7:30 जब होती है ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे अपने कौन है और पराये कौन है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। शनि की 7:30 जब आती है तो ये आपको अपने पराये का पता लगा देती है, अपने पराये का आपको एक पहचान करा देती है आपको। तो शनि की 7:30 आपको एक तरह से स्ट्रगल करना भी सिखाती है, आपको लाइफ में कैसे जीना है, किन लोगों को आप अपनाएं, किसको ना अपनाएं, कौन आपके साथ में है, कौन आपका दुश्मन है, ये सब पता आपको 7:30 में लग जाता है। और 7:30 में ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होते हैं, फायदे भी होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 7:30 में उनके मकान बने हैं। जब उनकी 7:30 स्टार्ट हुई तभी उनका मकान बना, 7:30 आई तभी उनकी नौकरी भी लगी, मैंने ऐसा भी देखा है। तो जरूरी नहीं है कि 7:30 वो नुकसान ही करे आपके लिए, 7:30 फायदा भी करती है, लेकिन किस राशि में फायदा करेगी, किस राशि में नुकसान करेगी, वो अलग अलग बात है। कुछ राशियों के लिए फायदा कर सकती है, कुछ के लिए फायदा नुकसान कर सकती है। जैसे कुंभ राशि के लिए फायदा कर सकती है, मकर राशि के लिए फायदा कर सकती है। तो इन राशियों में फायदा होता है, तुला राशि में भी फायदा कर सकती है। लेकिन जैसे मीन राशि में चरण चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मीन राशि में अब आप देखिए, मीन राशि वालों के लिए शनि इस समय लगन भाव में चल रहे हैं। तो लगन भाव में जब शनि आएंगे तो शनि की दृष्टि जो है 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होगी। और शनि की ये दृष्टि जो है थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है। 3रे खाने में दृष्टि होने से जातक को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी काम को करने के लिए उसको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद भी उसका पूरा रिजल्ट मिले, इसकी भी गारंटी नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पे पड़ेगी, 7म भाव पे, तो हो सकता है मैरिड लाइफ भी उनकी डिस्टर्ब रहे। शनि की 10म दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, तो कर्म भाव यानी नौकरी पेशे में भी उनको प्रॉब्लम आए, ऐसा भी संभव है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि बाकी के ग्रहों की क्या स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो हो सकता है शनि का इतना बुरा प्रभाव उस जातक पर ना पड़े। और शनि की डिग्री भी हमें देखनी चाहिए कि शनि की डिग्री कैसी है, कुंडली में शनि की डिग्री कैसी है, ये भी जरूरी है। अच्छा राज जी, जैसे कि देखा हुआ है कि आजकल अगर आप सेलिब्रिटी ले लीजिए या कोई भी आम लोगों ने बहुत सारे नग पहने हुए हैं, तो ज्योतिष में नगों का क्या महत्व है? देखिए, ज्योतिष में नगों का बहुत बड़ा महत्व है और ये रत्न जो हैं पुरातन काल से ही चले आ रहे हैं। हम रत्न को एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। जिस ग्रह की शक्ति हमें नहीं मिल रही होती है, उस ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण करते हैं। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे ज्योतिषी नीच ग्रह का भी रत्न धारण करवा देते हैं कि ये ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, आप इसका रत्न धारण कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच है या अशुभ बैठा हुआ है, उसका रत्न धारण करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। रत्न एक तरह से आपके लिए एम्पलीफायर का कार्य करते हैं। अच्छे ग्रह के बल को बढ़ाते हैं तो बुरे ग्रह के बल को भी बढ़ाते हैं। बुरा ग्रह अगर बल में बढ़ जाएगा, बुरे ग्रह का बल बढ़ जाएगा, तो उस जातक के लिए बुरे परिणाम और ज्यादा मिलने लग जाएंगे। तो क्या आप नग डलवाने से पहले उसको टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं? देखिए, टेस्ट करना तो जरूरी होता है। कोई भी रत्न अगर आप असली नहीं लेंगे, अच्छी क्वालिटी का नहीं लेंगे, तो वो रत्न आपको काम ही नहीं करेगा। और रत्न धारण करने से पहले उसको सिद्ध करना भी जरूरी है। उसके मंत्रों द्वारा उसको अगर सिद्ध किया जाए तभी वो रत्न कार्य करता है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी उठाया और उठा के पहन लिया। रत्न पहनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस दिन आपको रत्न धारण करना है, किस उंगली में रत्न धारण करना है, किस धातु में रत्न धारण करना है और उसकी धारण करने की विधि क्या है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कहीं से कोई भी रत्न लेके धारण नहीं कर लेना चाहिए। अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि ग्रह की स्थिति क्या है। और उसका कुछ वेट वगैरह भी होता है? वेट बिल्कुल वेट होता है।
रत्न को धारण करते हुए आपने देखना है कि जातक का वजन कितना है। आपका वजन अगर 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का धारण करेंगे आप रत्न। अगर 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का धारण करेंगे। अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का धारण करेंगे। तो वजन के अकॉर्डिंग ही हम रत्न का भी वजन लेकर चलते हैं। बहुत अच्छी जानकारी थी, लोगों को पता चली। अच्छा राजी, दान के ऊपर बात करते हैं। दान देना कहाँ तक अच्छा है या बुरा है या हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग है, इस कैसे पता चलेगा? देखिए, बहुत सही सवाल किया है और मैं ये जानकारी भी देने वाला था। मेरे मन में ये सवाल चल रहा था कि दान के बारे में हमें जानकारी जरूर देनी चाहिए। दान देना और दान लेना, ये दोनों ही परिस्थिति बहुत खराब साबित हो सकती है किसी जातक के लिए। अगर आपने, लाल किताब कहती है, अगर आपकी कुंडली में, लाल किताब कहती है अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, नेक स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसका दान आपके कभी भी नहीं करना है, उसका दान नहीं करना है आपने। लेकिन कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है, नीच राशि में बैठा है या नीच घर में बैठा हुआ है, उसका दान लेना भी आपके लिए मंदे जहर के समान होगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, किसी जातकों की, कई बार मैंने देखा है कि कई कुंडलियों में चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों, ऐसे जातक को भूल कर भी चंद्र की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। चांदी, चावल, दूध, खीर, जल, इसका दान कभी भी ऐसे जातकों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये दान ही उनके लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा। एक और चीज मैं बता दूं, आपकी कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हुए हैं और आप कपड़े का दान करें। कई बार देखा है कि हम कपड़ों का ढेर लगा लेते हैं घर में, नए नए कपड़े लेके आते हैं, पुराने उतार देते हैं, नए लेकर आते हैं, पुराने उतार देते हैं, और वो ढेर लग जाता है। और आप सोचते हैं कि चलो यार ये काम वाली को दे देते हैं, या मैं फला रिश्तेदार को दे देती हूँ, या मैं किसी और को दे देती हूँ। तो कपड़े का दान भी जातक के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, बर्बादी का कारण बन सकता है, ये तबाही का कारण बन सकता है कपड़े का दान करना। कपड़े का दान भी आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ग्रहों को देखना पड़ेगा। कई जातकों की कुंडली में बृहस्पति 10वें भाव में बैठे होते हैं। अब बृहस्पति यदि 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो बृहस्पति यहाँ पे नीच प्रभाव के होंगे, और ऐसा जातक अगर परोपकार के कार्य करेगा, दान के कार्य करेगा, लंगर लगाएगा, तो उसके लिए ये बुरे फल का रहेगा, उसको नुकसान देने वाला होगा, फायदा देने वाला कभी भी नहीं होगा। ऐसा जातक जितना राम का नाम लेगा, जितना पूजा पाठ करेगा, उतना बुरे फल का उसको वो ग्रह बन जाएगा। यानी ना मिले राम और ना पैसा, ना राम। जितना नाम लेगा उतना पैसा भी बर्बाद, और राम तो उसको मिलेंगे ही नहीं। बृहस्पति क्योंकि यहां पे नीच हो गए हैं। और इसमें अब मुझे सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, जब बृहस्पति 10वें भाव में जाते हैं तो वो शनि के घर में आ गए। अब शनि के अकॉर्डिंग ही बृहस्पति को चलना चाहिए। बृहस्पति शनि की चाल पे चलेंगे तो वहां पे शुभ प्रभाव देंगे, और अगर बृहस्पति वहां पे शनि के चाल पे नहीं चलेंगे तो वो वहां पे दुख ही देंगे, और ऐसा इंसान दुख ही प्राप्त करेगा। शनि की चाल क्या कहती है? शनि कहते हैं चुस्ती चालाकी के साथ काम करना, होशियारी के साथ काम करना। यहां पर कहीं कहीं हम इसको मक्कारी भी कह सकते हैं। ऐसा इंसान मक्कार टाइप का अगर बन के चले, यानी थोड़ा चालाकी से काम ले, हेरा फेरी से काम लेगा, तो वो तरक्की करता जाएगा। लेकिन अगर परोपकारी के काम करेगा तो वो नुकसान पाएगा। और ऐसे ही अगर बृहस्पति 10वें भाव में और चंद्रमा 4थे भाव में है, और ऐसा इंसान घर में बुला के किसी को, साधु फकीर को रोटी खिलाए, या ऐसे राह चलते राहगीर को घर में भोजन कराए, तो हो सकता है उसको फांसी की भी सजा हो जाए। तो दान करना हर किसी के लिए शुभ नहीं है। दान के लिए पहले आप देख लें कि आप किस चीज का दान कर रहे हैं। जैसे वो ग्रह कि राज जी ऐसे सुना गया है, जैसे कभी हम कहते हैं कि इस अंधी कुंडली है तो अंधों को भोजन खिलाया जाए, तो उससे रिलेटेड कुछ बताएं। हाँ, देखिए, अंधी कुंडली क्या होती है? जब 10वें भाव में कुछ ऐसे ग्रह आकर बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हों। यानी अगर मान लिया जाए सूरज और शनि 10वें भाव में बैठ गए, या सूरज और शुक्र बैठ गए, या मंगल शनि 10वें भाव में आकर बैठ गए, या मंगल बुध आकर बैठ गए, या मंगल केतु आकर बैठ गए, तो जब एक से ज्यादा ऐसे ग्रह जो आपस में शत्रु हों, तब वो कुंडली अंधी कुंडली बन जाती है।
और दसम भाव अंधा हो जाता है। ऐसे इंसान को काम कारोबार में क्या करना चाहिए, हमें जीवन में किस रास्ते को अपनाना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका ज्ञान उस जातक को नहीं रहता और उसको हर समय किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उसको अंधी कुंडली का उपाय करना चाहिए, अंधे ग्रहों का उपाय करना चाहिए। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उपाय है, 10 अंधों को भोजन कराना। 10 अंधों को आप भोजन कराइए। भोजन में आप काले चने ले सकते हैं, काले उड़द ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, आलू बैंगन की सब्जी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन चावल यहां पर आप नहीं खिलाएंगे। शनिवार के दिन अगर आपको मौका मिले तो 10 अंधों को भोजन कराएं। इससे आपकी जो अंधी कुंडली है वो ठीक हो जाएगी और अंधे ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और काम कारोबार में सफलता हासिल होगी। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अंधों को भोजन करवाना है तो हो सके तो ब्रेकफास्ट ही करवाया जाए, कहा जाता है। हाँ, ब्रेकफास्ट करवाया जाए वो भी अच्छी बात है सूर्य के समय में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि हम घर बनाते हैं, जैसे अपने पहले लोगों को बताया है, तो वास्तु का बड़ा उसमें महत्व होता है कि वास्तु ऐसे यहाँ किचन होनी चाहिए या वॉशरूम होना चाहिए, तो ये क्या रिलेट करता है? देखिए, वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, सफलता और असफलता में। हमारी कुंडली में जो ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं, अगर उसी दिशा में उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज है, अगर अच्छी चीज है तो आपके लिए अच्छे फल की होगी और अगर बुरी चीज है तो वो बुरे फल की होगी। अब उदाहरण के लिए अगर हम मान लें किसी जातक की कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में बैठे हैं, अगर किसी जातक की कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं तो वो दर्शाता है कि ऐसे जातक के नॉर्थ ईस्ट में या तो फ्लस बनी होगी, वहां पे हो सकता है गटर हो सकता है वहां पे कूड़ादान रखा हुआ हो इस जातक ने, तो ये वहां पर दिखा रहा है कि राहु खाना नंबर 4 में है और उसने राहु की चीजें भी वहां पे स्थापित की हुई हैं। तो राहु का प्रभाव अब यहां पे 2 गुना बुरा हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में है और नॉर्थ ईस्ट आपने साफ सुथरा रखा हुआ है, वहां पे मंदिर बनाया हुआ है या वहां पे जल का प्रबंध किया हुआ है, तो राहु अब खाना नंबर 4 के इतना बुरा फल नहीं देंगे। लेकिन राहु बुरा फल तब देंगे कि वो जब नॉर्थ ईस्ट यानी उस दिशा में राहु की जहां कुंडली में बैठे हुए हैं उसी दिशा में अगर राहु की चीजें भी स्थापित कर ली जाए तो अब राहु 2 गुना बुरा फल देंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब अगर मान लिया जाए उत्तर का मकान है किसी जातक का, अब उत्तर का मकान होने की वजह से उत्तर की दिशा जो है बुध की है, अब उसके बाहर अगर आप गेंदे के फूल लगा दें, वहां पे पीले रंग के फ्लावर लगा दें वहां पे, तो फ्लावर आपके लिए नुकसान के कारक बन जाएंगे। बुध और बृहस्पति का मेल हो जाएगा वहां पे। तो हो सकता है घर में किसी को सांस की तकलीफ हो जाए, किसी को जॉइंटिस की तकलीफ हो जाए, लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाएं, बड़े घर में जो बुजुर्ग हैं उनको समस्याएं हो जाएं, सोने का नुकसान हो जाए, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इवन किचन में अगर देखा जाए तो खाना बनाते हुए अगर हमारा ईस्ट फेसिंग है तो वो बेटर होता है, अगर वही साउथ फेसिंग होता है तो कहते हैं बीमारियां आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। खाना बनाते हुए हमारा मुख जो है वो पूरब की तरफ हो तो ज्यादा उत्तम रहता है, और ऐसे ही अगर हम दक्षिण की तरफ अपना चूल्हा रख दें और खाना बनाते हुए हम दक्षिण की तरफ खाना बनाएं तो ये हमारे परिवार के लिए भी बुरा रहेगा और उनके खुद के लिए भी बुरा रहेगा। वो बना हुआ भोजन जो है परिवार के लिए स्वास्थ्यप्रदक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक और माना जाता है कि किचन की जो स्लैब है वो काले रंग की नहीं होनी चाहिए, सफेद ही रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मंगल का स्थान है वो, रसोई जो है वो मंगल का स्थान है, और मंगल के स्थान में अगर मंगल का ही हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर मंगल नहीं तो मंगल के मित्र हो सकते हैं। सफेद स्लैब हो वो भी ठीक है, लाल हो तो वो भी अच्छा है, मैरून कलर की हो तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे राजी आपने कई लोगों को आप करवाते हैं, वास्तु से रिलेटेड जानकारी देते हैं और जाके वास्तु भी करवाते हैं, तो कईयों के किचन में पानी और आग इकट्ठी होती है, यानी साथ साथ होती है, तो आप कहते हैं कि नहीं यहाँ इकट्ठे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अग्नि और जल ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, इनको दोनों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल का स्थान है, वहां पे आप जल का प्रबंध कर सकते हैं, रसोई में भी उत्तम रहेगा। लेकिन अगर गैस के बिल्कुल साथ में आप कोई वाटर कूलर रख देते हैं, पानी का भरा हुआ कोई घड़ा रख देते हैं या कोई बोतल रख देते हैं, या जहां गैस रखा हुआ है उसके ऊपर की तरफ आप कोई लिक्विड में कोई चीजें रख देते हैं, खासकर जल से बनी हुई चीजें,
तो वो भी घर में गृह क्लेश का भी कारण बनेगी और साथ ही साथ बीमारियों का भी कारण बनेगी। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तु में मैं एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपके वास्तु में किसी भी प्रकार का दोष हो, कुछ चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। आप नया मकान बनाने जा रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि एक तो आपने साउथ फेसिंग मकान बिल्कुल नहीं लेना है। साउथ का मकान बिल्कुल ना लें। एक ऐसा मकान ना लें जो बंद गली का मकान हो, जिसका आखिरी मकान आपका हो। बंद गली का आखिरी मकान भी आपको नहीं लेना है। एक टी पॉइंट वाला मकान आपने नहीं लेना है, जहां पे सड़क खत्म हो रही है और बिल्कुल सामने वाला आपका मकान है, तो वो भी मकान आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। राज जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर साउथ फेसिंग मकान आपने बोला नहीं लेना, अगर बाई चांस कोई ले ले तो उसके लिए आप क्या टिप्स दोगे इनको? हाँ, अगर आपने साउथ फेसिंग मकान ले लिया है और आपको नहीं पता लगा, आपने गलती से साउथ फेसिंग ले लिया है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो आप चांदी की पतरी टाइप की तार, जो मेन द्वार है, जो मेन दरवाजा है, मेन गेट है, उसकी दहलीज में पूरा डाल दिया जाए। दहलीज में चांदी की तार डालें। पूरी तार जो है दहलीज को कवर करती हुई, गेट को कवर करती हुई एक चांदी की तार डालें। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, उसी दिशा में मुख करते हुए, यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए लाल मुंह वाले बंदर का स्टैच्यू, 2 लाल मुंह वाले बंदर के स्टैच्यू रख सकते हैं साउथ की दिशा में, साउथ की दिशा की तरफ मुंह करते हुए। ये 2 उपाय बहुत अच्छे उपाय हैं। साथ ही साथ एक भगवा दर्पण आता है, आप मार्केट से ले सकते हैं। उसमें बीच में एक गोल राउंड वाला शीशा लगा हुआ होता है, गोल गोल शीशा लगा होता है और उत्तल दर्पण की तरह होता है। उसको आप मेन गेट में ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, ताकि दक्षिण की जितनी भी चीजें, कोई आया गया इंसान उसके अंदर दिखाई दे और वहां से आने वाली नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये एक ऐसे उपाय हैं जो साउथ फेसिंग मकान से आपको नुकसान से बचाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताने वाला था और मैं बता दूं, गलती से भी आपने ऐसा मकान नहीं लेना है जहां पे नॉर्थ ईस्ट में फ्लश बनी हुई हो। आपके मकान में 100 दोष हैं, लेकिन अगर आपके मकान में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में फ्लश बनी हुई तो वो 100 दोषों के बराबर एक दोष माना जाएगा और इसका कोई उपाय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर फ्लश बनी हुई है तो उसका उपाय कोई भी नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा वास्तु शास्त्री इसका उपाय नहीं कर सकता। आप एक पैर पर खड़े हो जाइए और तपस्या करके देख लीजिए, आप पूजा पाठ करके देख लीजिए, आपको रत्ती भर भी उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अब जाते जाते राज जी लोगों को कुछ उपाय देके जाइए जो सब लोग कर सकें। जी, कुछ टिप्स बताइए उन्हें। बिल्कुल। देखिए, उपाय के तौर पे आप बहुत साधारण उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप घर में रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हुए आप 3 रोटियां निकालें। एक रोटी आप कुत्ते को दें, एक रोटी या एक रोटी का हिस्सा ही दे सकते हैं आप। 3 रोटियां निकालें तो 3 रोटियां ही दें। एक रोटी आप कुत्ते को डालें, एक रोटी आप कौवे को डालें और एक रोटी आप गाय को डालें। ये अगर उपाय आप करते हैं तो इससे आपके 3 ग्रह जो मुख्य ग्रह हैं वो ठीक हो जाएंगे और ये तीनों ग्रह आपके घर में किसी तरह की समस्या आने नहीं देंगे। साथ ही साथ आपको एक और उपाय मैं बताता हूँ। आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, घर में कोई कोर्ट केस होने का अंदेशा लग गया है, कोई झगड़ा हो सकता है आपके साथ में, या कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई पुलिस केस हो सकता है, तो आप एक छोटा सा उपाय करेंगे। आपने 1 किलो जौ लेने हैं, एक लाल कपड़ा लेंगे, सूती लाल कपड़ा लें, जौ को उसके ऊपर रख लें, 1 किलो जौ लाल कपड़े के ऊपर रखें और कच्चे दूध का छींटा मार के उसको आपने लाल कपड़े से अच्छे से बांध देना है, एक पोटली बांध देनी है। और पोटली बांधने के बाद उसको कहीं अंधेरी जगह पे आप भारी वजन के नीचे आप उसको रख दें। आप देखेंगे जो झगड़ा क्लेश होने की संभावना थी, जो कोर्ट केस होने की संभावना थी, वहीं ब्रेक लग जाएगी, वहीं समाप्त हो जाएगा। एक और उपाय आप समझ लें, घर में किसी को बुखार है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, रात दिन परेशान है, दवाइयां लेकर देख ली, बुखार नहीं उतर रहा है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, आप 100 ग्राम या 50 ग्राम जौ लें, उसको आप गौमूत्र से धोएं और धो के उसको आप जल प्रवाह कर दें या लाल कपड़े के किसी टुकड़े में उसको बांध के कहीं पे भी टांग दें। आप देखें उस दिन के बाद बुखार चढ़ेगा ही नहीं। आप दवाई लें या ना लें, उस दिन के बाद बुखार नहीं चढ़ेगा। तो ये बड़े सरल से उपाय हैं और
तुरंत असर करने वाले उपाय, एकदम से असर करते हैं। केसर का तिलक लगाइए आप, आपका काम कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, या घर में ऐसे ही परेशानी नजर आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आप सिर्फ केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए उसका कितना उत्तम प्रभाव। केसर का तिलक राजी माथे पे या नाभि पे, ये वो उसका क्या? देखिए केसर का तिलक आप लगाएं भवों के बीच में, यानी जहां पे बिंदी लगाई जाती है वहां पे केसर का तिलक लगाना शुभ रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति का पूर्ण असर आपको मिले तो आप नाभि पे, जुबान पे और मस्तक पे केसर का तिलक लगा सकते हैं। और केसर का तिलक लगाना कैसे है, आपने ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है इससे आपने तिलक लगाना है, और जितनी बार आप तिलक लगाएंगे इस उंगली को धोएंगे। नाभि पर तिलक लगा रहे हैं, उंगली को धो लीजिए, फिर जुबान पे तिलक लगा रहे हैं, उंगली को धोइए, फिर मस्तक पर तिलक लगाएं, उंगली धोकर। तो इस तरह से आप तिलक लगाएंगे तो उसका आपको बड़ा शुभ फल मिलेगा। और तिलक लगाना कब से शुरू करना है ये भी समझ लें। तिलक आप बृहस्पतिवार से लगाना शुरू करेंगे और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे, यानी जब चंद्रमा बढ़ने वाले हो, बढ़ रहे हो। एक समय होता है जब चंद्रमा घटते चले जाते हैं, लेकिन जो शुक्ल पक्ष का समय होता है उस टाइम चंद्रमा बढ़ने की स्थिति में होते हैं, बढ़ रहे हो, तो तब आप ये तिलक लगाना शुरू करेंगे तो बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राजी शुक्र से रिलेटेड भी थोड़े उपाय बता दीजिए, वो अलग क्या है? हाँ, शुक्र का उपाय भी जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है हमें भौतिक सुख देने वाले हैं। हमारे घर में जितनी भी ऐशो आराम की चीजें होती हैं वो शुक्र की चीजें हैं। और शुक्र की चीजों के लिए बहुत बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र अगर सूर्य के साथ में बैठे हैं, या शुक्र लगन भाव में बैठे हैं, या शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र का एक बेहतरीन उपाय मैं दे रहा हूं आपको। गाय को आप चारा खिलाइए, ये बड़ा उत्तम उपाय है, कोई भी कर सकता है। और शुक्र का एक उपाय और है, इत्र आप नाभि में लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। आप इत्र अपने अंगूठे में इस जगह पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इत्र लगाते हैं तो भी शुक्र बली होगा। शुक्र पर्वत है ना, शुक्र पर्वत ये होता है। और शुक्र पर्वत पर अगर शुक्र की चीज यानी इत्र अगर आप गुलाब का इत्र यहाँ पर लगाते हैं तो आप शुक्र को बली करेंगे। और ऐसे ही अगर शुक्र ज्यादा खराब है, शुक्र पंचम भाव में बैठे, शुक्र लगन भाव में बैठे, तो दही से गुप्तांग साफ करना भी एक उपाय लाल किताब में बताया गया है। तो इससे भी हमारा शुक्र बली होता है और शुक्र के बुरे फल समाप्त होते हैं। राजी एक कॉमन सा उपाय, जैसे कि कहते हैं हर लोग जाते हैं गौशाला, गौ को चारा खिलाते हैं, ये रिलेट करता है कि कर सकते हैं सभी लोग? देखिए गाय को चारा खिलाना एक अच्छा उपाय है और ये शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय है। इस उपाय को कोई भी जातक कर सकता है, इसका कोई नुकसान या हानि नहीं है। ये उपाय आप कर सकते हैं। इसमें बुध की स्थिति भी, बुध भी ठीक होगा आपकी कुंडली में, और शुक्र भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि जो हरा चारा है वो बुध है और शुक्र जो गाय है। तो ये दोनों ही चीजें आपके दोनों ही ग्रह उत्तम होते हैं। बुध शुक्र से जाके मिलता है, बुध यानी चारा और शुक्र यानी गाय। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रह उत्तम होते हैं, तो इसका कोई बुरा फल नहीं मिलता है। आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज हमारे बीच में राजी ने बहुत अच्छी उत्तम जानकारी दी, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजी। धन्यवाद।